Welcome to the class. I'm Amit Kilor. We are doing the class 11th Constitution at Work, and we are on the chapter number 7, which is titled as the Federalism. When it comes to the Indian polity, यूपीएससी के लिए जब हम करते हैं तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑनेस्टली स्पीकिंग. वन इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हमें इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पता रहता है व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, एंड द सेकंड वन इज द फेडरलिज्म, इसका अगर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पता चलता है. लाइक बोथ ऑफ दीज आर बेसिकली द सेंटर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. हमारा जो पूरा का पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, लेट्स से इफ वी हैव टू चूज जस्ट टू वर्ड्स टू डिफाइन देम, अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है उसको डिफाइन करने के लिए, तो द फर्स्ट वन ऑब्वियसली वुड बी द मोर इंपॉर्टेंट वन, द पार्लियामेंटेरियन वन, कि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ओके, विच वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट description of the Indian system is the federalism. This obviously we have brought and borrowed from the United States of America, and this parliamentary system is basically borrowed from the United Kingdom. अगर ये दोनों कॉन्सेप्चुअली हम समझ में आ जाता है तो वी आर बेसिकली थ्रू द इंडियन पॉलिटी. बाकी सारी चीजें जो हैं वो बहुत ही जनरल डेफिनेशन पे डिपेंड करती हैं. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है. नाउ जस्ट टू गेट यू दी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट, राइट, कि भाई क्या डेफिनेशन है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. जनरली स्पीकिंग, लेट्स से अज्यूम एक कंट्री को अज्यूम करते हैं, दिस इज दी वन कंट्री, और सपोज करो कि पूरे के पूरे कंट्री को, लाइक द होल कंट्री इज बेसिकली बीइंग रन बाय वन गवर्नमेंट. ये सिंपल एक सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, विच हैज़ ऑल दी पावर्स, ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे लॉज बना सकती है, सारे के सारे एक्शंस ले सकती है. दिस सिस्टम, बिकॉज द वन, एक ही गवर्नमेंट है, तो इस सिस्टम को कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट. नाउ सपोज देर इज अ कंट्री जहां पे हमने गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ है, लाइक वी डिसाइडेड दी वर्क. यू कैन, इट्स अ वेरी सिंपल एनोलॉजी, जैसे कि हम घर में रहते हैं तो घर के अंदर बेसिकली हम काम को डिवाइड कर देते हैं, राइट. अज्यूमिंगली जैसे कि बाहर का कोई गवर्नमेंट ऑफिस का कोई लाइसेंस बनाने का काम है तो जनरली वो पापा करवा देते हैं. घर का कोई इंटरनल काम है तो वो बेसिकली लेट्स से कि भाई नई इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है तो वो मम्मी कर देती है. सो मतलब कि वर्क हैज़ बिन डिवाइडेड. अब हम घर में इसको फॉर्मली नहीं करते हैं, वी डोंट डू इट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन और समथिंग, इट्स जस्ट एन इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन. मतलब कि क्या नाम है, फीमेल्स जो हैं वो बाहर का भी काम कर सकती हैं, मेल्स जो हैं वो घर के अंदर का भी काम कर सकते हैं, बट जनरली देर इज अ डिवीजन, राइट. एक पर्टिकुलर टाइप के काम कोई करता है, एक पर्टिकुलर टाइप के काम कोई कोई करता है. इसी चीज को बेसिकली फेडरलिज्म कहते हैं. दिस इज द मोस्ट बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेडरलिज्म. सो अ कंट्री कैन एक्चुअली बी रन बाय वन सिंगल गवर्नमेंट. अगर एक छोटी कंट्री है जिसमें बेसिकली जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है वो स्मॉल है, तो हम उसमें यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो कर सकते हैं, विच इज डन बाय द यूनाइटेड किंगडम, विच बेसिकली मीन्स कि यूके के अंदर एक पार्लियामेंट है और एक गवर्नमेंट है जो कि पूरे के पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है. देयर कैन बी स्मॉलर फंक्शनरीज ऑल्सो, लेकिन पावर जो ओरिजिनल पावर है वो सारी की सारी सबसे सीनियर जो टॉप मोस्ट सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर होता है उसके पास होती है. बट देन देयर कैन बी अनदर सिस्टम ऑल्सो जहाँ पे गवर्नमेंट को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, राइट. वन कैन बी समबडी जिसको बोलते हैं नेशनल, और यू कैन से यूनियन, which handles those particular work which make laws on those particular issues and topics जो कि पूरे के पूरे कंट्री को इंपैक्ट करते हैं. एंड देन अनदर कैन बी रीजनल, एक छोटी सी रीजनल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, जो कि सिर्फ वो इशू हैंडल करेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट को इंपैक्ट करता है. नाउ दिस दिस डिवीजन, ये जो डिवीजन होता है इसको कहा जाता है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मतलब कि दो गवर्नमेंट के यूनिट्स के बीच में बेसिकली पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. नाउ दिस वाज द सिस्टम व्हिच वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया था, एंड दे रोट द पावर्स ऑफ बोथ डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना हो, और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जुडिशरी सॉल्व कर देती है. वी हैव आल्सो अडॉप्टेड ऑलमोस्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम, बिल्कुल एकदम रिजिड जैसा एग्जैक्ट यूएस का वैसा नहीं किया है, वी हैव अडॉप्टेड इट टू आवरसेल्फ. सो जब कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करता है, इसका ये मतलब होता है कि वो पावर को डिवाइड कर रहा है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. सो सेंटर, यूनियन एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये तीनों के तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है. these three things are basically saying the same word. और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रीजनल गवर्नमेंट्स वो बेसिकली दोनों की दोनों एक चीज होती है. और इसका देखो सबसे बेस्ट और अच्छा एग्जाम्पल है आर्मी और पुलिस. नाउ पूरे के पूरे देश की सिर्फ एक ही आर्मी हो सकती है. सो द आर्मी इज बेसिकली हैंडल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट. इट्स द इंडियन आर्मी, नॉट द महाराष्ट्रियन आर्मी और नॉट द बिहार आर्मी, नॉट द हरियाणा आर्मी. वेरएज जो पुलिस होती है वो रीजनली ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, वो लोकल लॉ एंड ऑर्डर को ज्यादा देखती है. तो हेंस दिस इंडियन पुलिस के साथ साथ, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर के साथ साथ देयर इज द महाराष्ट्र पुलिस ऑल्सो, देयर इज उत्तर प्रदेश पुलिस ऑल्सो, देयर इज राजस्थान पुलिस ऑल्सो, यानी कि हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस भी होती है. सो दैट मीन्स कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पुलिस का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया हुआ है,
और देश के डिफेंस का जो काम है वो बेसिकली यूनियन और नेशनल गवर्नमेंट के पास है, और इसी डिवीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फेडरलिज्म। इसको फेडरलिज्म कहते हैं। नाउ इफ यू गेट दिस फ्रॉम दिस आइडिया, फ्रॉम दिस सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, वी कैन बेसिकली राइज अप टू एज मच कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल पॉसिबल। सो फेडरलिज्म एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है जहां पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। नाउ जनरली इससे रिलेटेड कुछ की फीचर होते हैं जो कि हमसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि अगर दो लोगों के बीच में पावर को डिवाइड करना है तो कहीं ना कहीं पे लिखना पड़ेगा, राइट? इनफॉर्मली गवर्नमेंट का जो काम है वो एक्सैक्टली इनफॉर्मली तो कर नहीं सकते, उसको तो हमें रिटर्न करना ही करना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स इनटू यूनियन, स्टेट और द कंकरेंट लिस्ट, ये डिवीजन है कि भाई चीजों का जो सब्जेक्ट्स है उसको अलग कर दो। यूनियन लिस्ट का मतलब है उस लिस्ट में लिखे हुए सारे के सारे काम को यूनियन गवर्नमेंट करेगी। स्टेट लिस्ट का मतलब है उस लिस्ट में लिखे गए सारे के सारे काम को स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी। और कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कुछ ऐसे काम जिनको दोनों के दोनों कर सकते हैं, यूनियन और स्टेट वाले। नाउ दिस हैज बीन मेंशन्ड, ये हमने जो किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में है। 7th शेड्यूल में ये तीनों लिस्ट बनी हुई है। देन देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर दो लोगों के बीच में पावर डिसाइड कर दी, व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट कम्स? कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होना ही होना है, दैट्स द ऑलमोस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। एंड शेयर्ड सॉवरेनिटी, सिटीजंस बिलोंग टू बोथ द नेशन एंड द स्टेट। आप बेसिकली तमिलनाडु से भी बिलोंग करते हैं और भारत से भी बिलोंग करते हैं, इट्स बेसिकली द सेम थिंग। नाउ फेडरलिज्म, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स इन द आर्टिकल 1। इट्स जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, ठीक है? इसका ऐसा कोई बहुत वो, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि भारत है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज भारत। हम भारत को देखें, क्या वो भारत पूरी की पूरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है? पॉलिटिकली स्पीकिंग देयर द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो 28 स्टेट्स मिलके भारत बनाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, राइट? दैट्स द आइडिया। एंड देन इनकी पावर डिवाइड कर रखी है इन तीनों लिस्टों में, ठीक है? तीनों लिस्ट के अंदर, ये जो कि शेड्यूल 7 के अंदर दी हुई है, एक यूनियन लिस्ट हो गई यानी कि नेशनल गवर्नमेंट के काम, स्टेट लिस्ट होगी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के काम, और कंकरेंट लिस्ट होगी यानी जिन पे दोनों पे काम कर सकते हैं। एंड इन दी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, जब कोई भी ऐसा कोई चीज है जो कि कहीं लिखा नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिमिट, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना स्टार्ट करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ चीज छूट भी सकती है। देन व्हाट डू यू डू अबाउट दोस थिंग्स? वेल दोज आर कॉल्ड एज द रेजिड्यूरी पावर्स। वो रेजिड्यूरी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है, साइबर लॉज। सो फॉर एग्जांपल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो साइबर लॉज बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में साइबर लॉज नाम की चीज ही नहीं लिखी हुई। लेकिन जब 1990s में साइबर लॉज बनाने की जरूरत पड़ी, तो हु विल मेक द साइबर लॉज? वेल, तो क्योंकि कोई चीज कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, बिकॉज इट्स नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर, सो हेंस दैट पावर बेसिकली गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर के पास फाइनेंशियल पावर भी होती है एंड स्टेट्स जनरली उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब देखो, जनरली स्पीकिंग जो ये फेडरलिज्म का जो सिस्टम है जो यूएसए ने अपनाया है, उसके अंदर देयर इज अ सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि सेंटर इज इक्वल टू स्टेट्स, दोनों के दोनों के बीच में बराबर है, और वहां पर स्टेट्स को भी काफी फंडामेंटल ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड है। नाउ इन इंडिया देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ दिस सिस्टम, थोड़ा सा चेंज है। लाइक सेंटर इज ऑब्वियसली डिफरेंट एंड ऑटोनोमस फ्रॉम द स्टेट्स, बट सेंटर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो भारत में स्ट्रॉन्ग सेंटर है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अलाउ करता है कि हम स्टेट्स की बाउंड्रीज और उनके नेम्स बदल सकते हैं, तो मतलब अलाउज एज इन पार्लियामेंट को अलाउ करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन यूएसए यू कांट डू इट, मतलब in USA the parliament cannot do it, they will have to take the permission of the states, but in India the parliament can change the name of the states and the boundaries of the states without technically taking their permissions. Then emergency अगर होती है तो सेंट्रल पावर कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नर्स को अपॉइंट करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि स्टेट के लिए काम करती है उनको अपॉइंट करती है, और मन मर्जी से ग्रांट भी दे सकती है कि किसी स्टेट को देना है, किस स्टेट को ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। सो देर आर सम पावर्स विच आर इन द एडवांटेज ऑफ द सेंटर, इवन दो हमने चुना फेडरलिज्म है। जनरली स्पीकिंग जो ट्रू फेडरलिज्म है, जो हार्ड कोर फेडरलिज्म होता है, उसके अंदर ये वाली पोजीशन सेंटर के पास नहीं होती है। पर इंडिया ने फेडरलिज्म चुनने के बावजूद भी टू इंश्योर कि देश एक सिंगल कंट्रोल में हो सके जब भी हमें इमरजेंसी पड़े, सेंटर जो है वो पावरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम रीजनलिज्म को बढ़ावा देंगे तो देश के अंदर थोड़ा सा सेसेशनिज्म आ सकता है। सो टू इंश्योर कि ऐसी कोई हरकत ना हो, ऐसा कुछ होना हो, ऐसी सिचुएशंस भी एग्जिस्ट ना करे, तो वी हैव क्रिएटेड ए सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दो टेक्निकली स्पीकिंग, इन थियोरेटिकली स्पीकिंग, दे आर काइंड ऑफ ऑटोनोमस। सेंटर अपना अलग से काम करती है और स्टेट अपना अलग से काम करती है, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है?
बाकी दैट इज इट। स्टेट्स के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में इस समय, कुछ नई स्टेट्स के इश्यूज हैं, इंटर स्टेट कुछ डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, राइट। स्टेट एक दूसरे से भी बेसिकली किसी किसी बेसिस पे कुछ लड़ सकती हैं, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, सोशली कुछ इश्यूज हो सकते हैं। देन देर आर स्पेशल प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ स्टेट्स को दिए हुए हैं, सारी की सारे सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं मिले हुए हैं, देर आर एटलीस्ट 11 मोर स्टेट्स, महाराष्ट्र को है, गुजरात को है, नागालैंड को है, अरुणाचल प्रदेश को है, इन स्टेट्स को भी कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 371 में। लेट्स सी कि वो हमारी बुक के अंदर मेंशन है या नहीं है, एंड दैट इज इट। बहुत ही सिंपल सा सरल सा चैप्टर है, खास कॉम्प्लेक्सिटी हमें होनी नहीं चाहिए। लेट्स गो। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे, एक तो हमें डेफिनेशन पता चल जाएगी फेडरलिज्म की, विच लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, अब तो हमें पता ही चल चुकी है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर कौन कौन से फेडरल प्रोविजंस है, ऑलराइट, विल गेट टू नो दैट, एंड इश्यूज इन्वॉल्व बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। डिस्पाइट मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दीज थिंग्स आर बेसिकली इवॉल्विंग ऑलवेज, तो पता चलता रहता है बाद में कुछ कुछ नई नई चीजें आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट हैव इमेजिन्ड और प्रिडिक्टेड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, आज अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि खड़े हो जाते हैं, एंड सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट्स, राइट। So the first thing, and which is the more important thing, which is about federalism, the definition of the federalism, वो important है। बाकी जो तीनों चीजें हैं, those things can actually be read anytime, आप किसी भी समय उसको रीड कर सकते हैं, and you will get through it। ना फेडरलिज्म है क्या भाई, चलिए ये बात करते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी की जैसे आदत होती है, कोई बढ़िया हिस्टोरिकल अच्छा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, एंड दे आर गिविंग अस एन एग्जांपल ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है। नाउ यूएसएसआर यानी कि सोवियत रशिया। सोवियत रशिया एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू वाज वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन 1989 के बाद इट ब्रोक अप इनटू इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो यूएसएसआर नाम का एक जो देश था वो टोटल 15 कंट्रीज में टूट गया, इट ब्रोक अप इनटू 15 कंट्रीज। The question is that कि at one given point of time, which was one of the greatest superpowers of the world, दो ही सुपर पावर थी उस समय, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द सिचुएशन कि एक बड़ी कंट्री, एक सुपर पावर कंट्री को बेसिकली कई कई टुकड़ों में बंटना पड़ गया। व्हाट लेड टू द डिवीजन और द ब्रेकडाउन ऑफ द यूएसएसआर? नाउ द रीजन इज excessive centralization and the concentration of power and the domination of Russia over other regions. सो देर आर ऑब्वियसली मल्टीपल रीजन्स, इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, यूएसएसआर की जो ब्रेकडाउन था, तो उसके मल्टीपल रीजन्स हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारे चैप्टर का जो टॉपिक है वो फेडरलिज्म है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि इतना बड़ा यूएसएसआर है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स हैं, ठीक है। एक रशिया हो गया, एक उज्बेकिस्तान हो गया, एंड सो ऑनवर्ड्स, एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दे हैव डिफरेंट सोशल कस्टम्स। लेकिन जब ये कंट्री यूनाइटेड था, जब यूएसएसआर की तरह फंक्शन किया करता था, तो धीरे 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 सारी की सारी पावर सिर्फ रशिया के अंदर इंक्लूड हो गई, ओनली रशिया। एंड जो बाकी जो छोटे रीजन्स थे, जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब ने भी जो डिवीजन फेस कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि जब डिफरेंट चीजों को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हो तो अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। टू अ लिमिट यू कैन एक्चुअली डू इट, बट आफ्टर दैट लिमिट जो इलास्टिसिटी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। सो ड्यू टू द सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, और रशिया क्योंकि इन सब 14 कंट्रीज को डोमिनेट करता था, ओवर अ पीरियड ऑफ दैट रेजिस्टेंस स्टार्टेड बिल्डिंग अप, एंड जैसे ही उनको मौका मिला वो बेसिकली दे ट्राई टू गॉट द फ्रीडम आउट ऑफ इट। कनाडा ऑल्सो केम वेरी क्लोज टू ब्रेकअप बिटवीन इंग्लिश स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग। तो सवाल ये है कि भाई अगर हमें 75 साल हो गए 1947 के बाद, और इंडिया में इतने डिफरेंसेस हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट फंक्शन करता है, तमिलनाडु की डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, हरियाणा की डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, देन व्हाई वी डिडंट गो फॉर द ब्रेकडाउन, हम क्यों नहीं टूटे अलग अलग भागों में? वट इज द एग्जैक्ट रीजन ना? उसका रीजन इन्होंने फेडरलिज्म दे रखा है, दैट वन ऑफ द रीजन ऑफ डूइंग इज दैट शेयरिंग ऑफ द पावर। अगर आप पावर को शेयर नहीं करोगे और सब कुछ अपने लिए रखने की कोशिश करोगे तो आफ्टर अ वाइल दैट समबडी वुड एक्चुअली लीव यू, जिससे भी बेसिकली पावर को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। बट इफ यू डू शेयर द पावर, people would not have reasons to leave, they will actually stay with you. So what accounts for this achievement? The question is that कि federal structure of the governance is probably, जो पुराने ऊपर जितने भी कंट्री थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यूएसएसआर फेडरेशन नहीं था, यूएसएसआर ने भी फेडरलिज्म का ही सिस्टम अपनाया था, बट दे कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड। द रीजन बीइंग a simple thing, you just don't have to do it on the paper. फेडरलिज्म का ये मतलब नहीं कि पेपर में लिख दिया कि हम फेडरलिज्म है, यू हैव टू डू इट इन प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन द पेपर, रादर ऑन द ग्राउंड। अपार्ट फ्रॉम अडॉप्टिंग जो नेचर होती है फेडरल सिस्टम की एंड जो प्रैक्टिस होती है फेडरलिज्म की, दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो। हेंस सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस, का अर्थ हम वही कॉन्टिनेंट, हमारा भारत देश ही बेसिकली एक कॉन्टिनेंट के साइज का है, मेक सेंस।
डाइवर्सिटीज़ हैं इमेंस, 20 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेजेस हैं, कई सौ छोटी छोटी भी लैंग्वेजेस हैं, मेजर रिलीजन्स हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे, सेवरल मिलियन इंडिजीनियस पीपल हैं, ट्राइबल्स भी हैं। इसके बावजूद भी एक कॉमन लैंड मास है, एक कॉमन हिस्ट्री है, एंड स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस के बाद तो बेसिकली कंप्लीटली कॉमन हिस्ट्री बन भी गई है। नाउ दिस ऑब्वियसली लेट कि हमारे यहाँ पर यूनिटी तभी रहेगी जब डाइवर्सिटी रहेगी, राइट। ये यूनिटी विद डाइवर्सिटी का जो फ्रेज है, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया था। नाउ दिस इज व्हाट वी डिड। द फेडरलिज्म सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो फिक्स प्रिंसिपल लगा दो और हिस्टोरिकल सिचुएशंस को एक साथ मिला के काम कर दो। नो, रादर फेडरलिज्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट जिसने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अराइज किया है। सबसे पहले अमेरिकन फेडरलिज्म, ये सबसे मेजर और फर्स्ट अटेम्प्ट था कि एक फेडरल पॉलिटी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जर्मन और इंडियन से अलग अलग है। इसके अंदर की आइडियाज क्या है? नाउ दिस इज द फर्स्ट वन वील हैव टू डू। देयर आर टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, टू सेट ऑफ पॉलिटीज जिसको एडजस्ट किया जाता है फेडरलिज्म के सिस्टम में। सो इट्स एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटीज, एक तो रीजनल लेवल पर और दूसरी होगी नेशनल लेवल पे। और हर एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस होती है अपने स्फीयर में, विच मीन्स कि जो नेशनल गवर्नमेंट जो काम करती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो अलग है, वो सेपरेट है। नेशनल गवर्नमेंट विल नॉट एक्चुअली बी एबल टू इंटरवीन इन इट। इन सम फेडरल कंट्रीज सिस्टम भी ड्यूअल सिटीजनशिप का भी है, जैसे यूएसए में है। तो यूएसए में यू ऑब्वियसली एक कार्ड हमारा अपना स्टेट का भी बनता है, टेक्सास का लेट्स से या फ्लोरिडा का या कैलिफोर्निया का, और एक अपना यूएसए का पासपोर्ट भी बनता है। इंडिया में सिटीजनशिप एक ही है, ये हमने सिंगलशिप वाला सिस्टम लिखा हुआ है। तो ये हम थोड़ा सा फेडरलिज्म से यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट डिफरेंस आ गया। दूसरा, टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज। कुछ लोग कहते हैं जैसे भाई हम झारखंडी हैं, हम हिमाचली हैं, हम हरियाणवी हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं। उसी प्रकार से हम भारतीय भी हैं, तो गुजराती हो गए, झारखंडी हो गए, इंडियंस हो गए। ईच लेवल ऑफ पॉलिटी हैज डिस्टिंक्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेपरेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अलग होते हैं। सिमिलरली ये जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, जनरली स्पीकिंग बेटर रहता है, करना ही पड़ता है, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसको एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया जाता है। नाउ दिस पैटर्न और दिस style system was started by the USA. They wanted to adopt a federal polity and they basically wrote up in the constitution इस प्रकार से पावर्स को डिवाइड कर देंगे so that the conflict जितने भी हो मिनिमल हो सके, and उसके बावजूद भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं they'll have an independent judiciary to resolve that. Now यही सोर्स है, ये क्या नाम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम भी होगा और दोनों की दोनों जो गवर्नमेंट है उनको पावर भी बेसिकली से यहीं से मिलेंगे। सो कुछ ऐसे टॉपिक जो कि पूरे के पूरे नेशन को कंसर्न करते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया या करेंसी हो गया, दोज वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द फेडरल गवर्नमेंट। और जो रीजनल और जो लोकल इशूज हैं, राइट, रीजनल और लोकल इशूज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की। एंड टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट देयर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भाई कोई तो लॉजिक होगा ना, वरना अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसको सॉल्व कैसे कराओगे? नाउ द क्वेश्चन इज दिस एंड विच इज वेरी क्वाइट इजीली, एक्चुअली में पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी और हिस्ट्री ये डिटरमिन करते हैं कि वो फेडरलिज्म जो तुमने बनाया है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा, हाउ इट शैल एक्चुअली वर्क। अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फंक्शन स्मूथली। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज डिटरमिन द वे अ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। अगर कोई सिंगल स्टेट, कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कोई सिंगल लिंग्विस्टिक ग्रुप डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, दूसरों को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, सो द डिवीजन इज इनएविटेबल। लास्ट में जाके कहीं ना कहीं पे 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल द डिवीजन विल एक्चुअली एंड अप हैपनिंग। तो ये जो सिचुएशंस हैं, जो भी अग्रीव्ड यूनिट्स होंगी, जो भी नीचा फील करेगा, जिसको भी पावरलेस फील किया जाएगा, वो धीरे धीरे सेसेशंस को डिमांड करने लग जाएगा। एंड फाइनली जो प्रेशर कुकर होता है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है, इट हैज़ लेड टू द सिविल वॉर्स इन मैनी कंट्रीज, जो कि फेडरलिज्म का सिस्टम तो अपनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन प्रैक्टिकली उसको उतने लेवल पर कर नहीं पाए। नेवरदलेस अब यहाँ पर बात करें तो फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अपने बारे में बात करते हैं इंडिया में क्या किया गया है। ये बीच में जो बॉक्स आते हैं ना, इनको रीड कर लिया कीजिए, यूपीएससी उन बॉक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैं सोच रहा कि उसको स्किप करना अलाउड होता है। नेवरदलेस मोस्ट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट वर अवेयर दैट कि लार्ज कंट्री को चलाना यार अकेला तो नहीं होगा, तो डिवाइड करनी पड़ेगी पावर। कंट्री का साइज ही इतना है ना, इवन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस हमारी कम से कम नहीं तो 30 करोड़, आफ्टर पार्टीशन भी हमारी पॉपुलेशन 1947 में 30 करोड़ के करीब थी। इमेजिन अभी आज टुडे प्रेजेंटली यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो 30 से 35 करोड़ के बीच में है, हमारी 1947 में 30 करोड़ थी। तो लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री वी हैड। नाउ देयर वाज अवेयरनेस कि इंडियन सोसाइटी में रीजनल डाइवर्सिटी भी है, भाषा की भी, लिंग्विस्टिक भी डाइवर्सिटी भी है, और इस डाइवर्सिटी को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो देयर वुड ऑब्वियसली बी सम फ्यूचर प्रॉब्लम्स। लाइक एनीबडी वुड बी एबल टू जज कि अगर दो भाइयों में से किसी एक को हमेशा ज़्यादा मिलता रहे, एक को कम मिलता रहे, तो वो जो रिजेंटमेंट है वो धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होती है, एंड दैट बेसिकली ब्लोज इन डिसफंक्शनल बिहेवियर्स लेटर ऑन।
ये वाली बात एक्चुअली में पॉलिटिक्स पे और पावर्स पे और रीजन्स पर भी अप्लाई होती है। तो व्हेन देयर इज अ लार्ज डाइवर्स ग्रुप ऑफ रीजन्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री, वी नीड टू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पे बेसिकली पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि किसी को भी छूटा हुआ या किसी को भी छोटा महसूस ना हो। अगर छूटा हुआ या छोटा महसूस नहीं होगा तो दे पार्टिसिपेट इन द सेम आइडेंटिटी, इन द सेम हिस्ट्री, इन द सेम कंट्री, एंड इन दे ऑल वुड बी डेडिकेटेड टू द सेम कॉज। लेकिन अगर किसी को पता है कि मेरे पास पावर ही नहीं है, तो इस कॉज में मेरे पार्टिसिपेट करने का क्या फायदा? इन द एंड यू विल ओनली पार्टिसिपेट इन दैट कॉज जो कि किसी न किसी प्रकार से हमारे गोल्स के या पर्पस के साथ अलाइन हो। दैट इज द आइडिया। सो इट वॉज ओनली लॉजिकल कि अगर हमें करना है तो हमें फेडरलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कितनी पावर्स दी जानी चाहिए रीजनल गवर्नमेंट्स को। नाउ कंसीडर द सिचुएशन इन 1947। एट दैट टाइम जो 1947 की अगर हम बात करें, वो उसी समय मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लड़ाई कर रहे थे। एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था कि रीजन्स को बेसिकली, पार्टीशन से पहले की बात है ये, मतलब उस समय तो पार्टीशन डिसाइड भी नहीं हुआ था। बिफोर पार्टीशन, व्हेन वी वर द इंडियन नेशनल कांग्रेस और द ब्रिटिशर्स एंड द मुस्लिम लीग वर दे वर एक्चुअली फाइटिंग, तो उससे मतलब पार्टीशन तो उनका लास्ट ऑप्शन था। उससे पहले भी उन्होंने कुछ कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश की गई थी। जब पार्टीशन का डिसीजन ले लिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी भारत की संविधान सभा थी, उन्होंने कहा कि यार एक कुछ यूनिटी या कोऑपरेशन बनाना पड़ेगा, सेपरेट पावर्स दी जाएंगी, और ये जो फेडरल सिस्टम है ये मेन प्रिंसिपल बनेगा स्टेट्स और सेंटर का। कोऑपरेशन के बेसिस पे डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ इंश्योर करना है हमें यूनिटी बनाई रखना। नाउ अगर हम आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली सेज, दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। दिस इज वेयर आवर पॉलिटी, द टाइप ऑफ पॉलिटी कि हम एक फेडरल पॉलिटी है वो डिफाइन हो रहा है पहले ही आर्टिकल के अंदर। सबसे पहली मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेडरलिज्म बाय जस्ट सीइंग दिस थिंग, द आर्टिकल 1, द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डिफाइंस इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। ये फेडरल कंट्री डिफाइन किया गया। नाउ किया क्या गया? सिंपल डिवीजन ऑफ पावर्स। देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो पूरे के पूरे देश के लिए जिसको यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और उसके बाद हर एक बनी हुई है एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और क्लियरली आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ एक्टिविटी है। whenever you say कि ये क्लियरली एरिया आइडेंटिफाइड ऑफ एक्टिविटी, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर जो पावर्स को डिवीजन दिया गया है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो बेसिकली जुडिशरी के द्वारा सॉल्व कर दिया जाता है। लेट्स से कि देयर इज अ कंफ्यूजन कि हाइपोथेटिकली लेट्स से कि आर्मी, इंडियन आर्मी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, राइट, नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन इंडियन आर्मी पंजाब में ही तो स्टेशन होगी, इंडियन आर्मी राजस्थान में स्टेशन होगी, गुजरात में स्टेशन होगी। तो उस समय अगर किसी के पास कोई डिबेट आ जाए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो हु सॉल्व्स इट? वेल, जनरली ऑब्वियसली द जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट डिमार्केट करता है कौन कौन से एक्सक्लूसिवली यूनियन हैंडल करेगा और कौन कौन से एक्सक्लूसिवली स्टेट हैंडल करेगा, एंड दैट वुड बी द थिंग। उसके बाद वो अपना अपना काम करते रहते हैं। एंड सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट ये जो डिवीजन ऑफ द पावर है, इसके अंदर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स को भी क्या नाम है, डिवाइड किया हो गया। दो बाकी पावर तो नॉर्मल है, लॉ बनाने वाली पावर भी डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी डिवाइडेड है, बट जो फाइनेंशियल पावर है इंटरेस्टिंगली वो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब कि देयर इज अ डिसबैलेंस। देखो ये वाला जो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप, तो यू शुड एक्चुअली सी दिस इज सो नेसेसरी फॉर यू टू सी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एंड दिस इज कॉल्ड एज द शेड्यूल 7। ना शेड्यूल 7 के अंदर एक यूनियन लिस्ट दी गई है और यूनियन लिस्ट के अंदर ये टॉपिक्स दिए गए हैं। तो डिफेंस इज अ जॉब ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, एटॉमिक एनर्जी इज समथिंग विच इज हैंडल्ड बाय द national government, union government, foreign affairs, war and peace, banking, railways, post, telegraph, airways and so onwards. So ये सारे के सारे काम, and when you read them you would end up realizing कि हाँ करेंसी तो पूरे इंडिया की है, ऐसे अलग से थोड़ी ना कि भाई अरुणाचल प्रदेश में अलग से पैसे चलते हैं और तमिलनाडु में अलग से। सो समथिंग एल्स, जो करेंसी वाली जो चीज है, बैंकिंग जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में सेम होगी, आपको कहीं पर भी डिफरेंस नहीं होगा। रेलवेज जो है, इट इज नॉट अ स्टेट स्पेसिफिक थिंग, इट विल ऑलवेज हैव टू ट्रांसवर्स द स्टेट, तो हेंस इट वुड बी रादर बी बेटर कि इसको एक यूनियन हैंडल किया जाए। करेंसी और क्वाइनेज ये सारे के सारे देश में सेम होती है। वेयर एज अब अगर आप ध्यान से देखें स्टेट लिस्ट के अंदर ये वो टॉपिक्स है जिसमें स्टेट लॉ बनाती है। नाउ एग्रीकल्चर, हम अगर अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं तो जो एग्रीकल्चर जमीन के नापने के तरीके होते हैं, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं पर उनको एकड़ कहा जाता है, कहीं पर उनको गज कहा जाता है, और उनकी जो क्या नाम है मेजरमेंट्स होती है वो भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सिमिलरली पुलिस, देर इज अ महाराष्ट्र पुलिस, हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है। लोकल गवर्नमेंट जो म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत हैं वो
अपने लोकली ही बेसिकली हैंडल करे जाने चाहिए। सिमिलरली पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर। अब अल्कोहल जो होता है कुछ स्टेट्स कंप्लीटली बैन रखती हैं, जैसे कि भाई गुजरात हो गया या बिहार हो गया, और कुछ स्टेट्स में वो बेसिकली फ्रीली अवेलेबल भी होता है। वाई? बिकॉज स्टेट हैज़ द पावर टू डिसाइड वेदर टू सेल और बैन द लिकर और नॉट। तो कुछ स्टेट्स हैं जिनको ड्राई स्टेट्स कहा जाता है, उन्होंने स्टेट्स गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये पावर उनके पास थी तो उन्होंने बंद कर दी। कुछ स्टेट्स के अंदर ये कंटिन्यू रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश में रहता है, हरियाणा में चलता है। क्यों? क्योंकि ये पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सो दीज आर द लिस्ट जो कि बेसिकली जिसपे स्टेट ही लॉ बनाती है। एंड देन देर आर सम कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि इन सारे के सारे टॉपिक पे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया, इन सब के ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, इवन दी पार्लियामेंट ऑल्सो एंड द स्टेट्स ऑल्सो। अब ये जो है इसके दो डोमेन है, एक तो इन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाना और फिर इनको एडमिनिस्टर करना। तो ये दोनों की दोनों, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर, जो ये शेड्यूल 7 है, इट डिवाइड्स बोथ। लेजिस्लेटिव पावर को भी डिवाइड कर रहा है और इसी चीज को फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली करना पड़ता है, तो इसको एग्जीक्यूटिव पावर को भी डिफाइन कर रहा है। अब जो हम एक कांस्टेंट, हमने 2 बार इस चैप्टर के अंदर एक चीज देखी है, वो हमेशा फाइनेंशियल पावर्स के बारे में फोकस कर रहा है। सो द थिंग इज दैट कि दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल कि इसमें इक्वल है सेंटर और स्टेट, बट जनरली फाइनेंशियल पावर जो है वो सारी की सारी मतलब सारी की सारी इन द सेंस मैक्सिमम जो ज्यादा है, वो जो फाइनेंशियल पावर है, दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू द सेंटर। Now, what does the federalism with a strong central government means? It means कि है federalism, there is a distribution of power between the center and the state that has been done, but उसके बावजूद भी कुछ ऐसे provisions है जो कि central government को थोड़ा सा strong बना देता है। नाउ देखो, इसका कोई खास पर्पस नहीं होता है, मतलब देर आर कंट्रीज, जो कि अगर हम यूएसए के बारे में बात करें तो जहाँ पे देर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देर आर कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है। बट देर आर कंट्रीज जैसे कि इंडिया, जहाँ पे हमने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग डाइवर्सिटी भी थी, यूनिटी की भी जरूरत थी। सो वी क्रिएटेड द फेडरलिज्म ऑल्सो, बट वी इंश्योर्ड कि जब जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर को उसको होल्ड भी करवाया जा सकता है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिस इज ऑब्वियसली नथिंग टू हाइड अबाउट, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इंडिया में डाइवर्सिटीज भी बहुत है, सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत है, तो उनको लगा कि यार हम ऐसा करते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि सारी की सारी डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर सके। लेकिन राइट एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, हमारा कंट्री डिवाइड हुआ था रिलीजन के बेसिस पे। सो वी ऑल्सो वांटेड अ सिचुएशन कि कुछ भी और जो नई डिसइंटीग्रेशन के फोर्सेज हैं उनको बेसिकली रोका जा सके। सो इट वाज नेसेसरी कि सेंटर को थोड़े से ऐसे पावर दिए जाए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं था, रादर कंट्री वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रिंसली स्टेट्स। 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना था। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए वी नीडेड अ सिंगल फोर्स, सबसे ज्यादा पावर चाहिए थी एक कहीं कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स में जो कि ये चीज मैनेज कर सके। सो हेंस फॉर द कंसर्न ऑफ द यूनिटी एंड ऑल्सो जो देश की सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बिकॉज दोज आर जनरली सिमिलर, उनको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ क्योंकि डाइवर्सिटीज है, सो दैट ऑल दोज डाइवर्सिटीज कैन बी रिस्पेक्टेड एंड द पावर्स कैन एक्चुअली बी केप्ट इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल, वी नीड दी स्टेट्स ऑल्सो। सो पॉवर्टी, लिटरेसी, इनइक्वालिटीज, अगर पूरे देश की इकट्ठे बनाना है तो पूरे देश के लिए इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके इकट्ठे प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड देन सो द आइडिया वाज थॉट कि यार हम सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है? हमने सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है स्टेट्स की, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इज दैट कि देयर इज अ स्टेट का एक बॉर्डर होता है, राजस्थान है, राजस्थान का एक स्टेट का बॉर्डर, राजस्थान का एक नाम है, तो उसको चेंज कर सकता है पार्लियामेंट अपनी मर्जी से। रिलेटिवली इफ यू थिंक अबाउट इट, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी जो टेरिटरी है, उनके जो नाम है, उसको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता अनअनैनिमसली। उनको स्टेट्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है ऐसा करने के लिए भी। तो वहां की जो स्टेट्स है उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वहां की नेशनल गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। बट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी हैव अ स्लाइटली डिफरेंट सिस्टम। यहाँ पे हम अपनी स्टेट्स की बाउंड्रीज या स्टेट्स के नाम चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी नई स्टेट बना सकता है, किसी स्टेट को किसी स्टेट की टेरिटरी को डिवाइड करके, किसी को दो को यूनाइट करके, जो भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकता है। इट कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, इट कैन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड फॉर सिक्योरिंग द व्यू ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा करने से पहले हम जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानसभा होती है उनका ओपिनियन ले लेते हैं, बट मोर और लेस द पावर बेसिकली लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। देन द सेकंड पॉइंट, हाउ द सेंटर इज द स्टेट। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस भी है।
इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस जिसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है वो सारी की सारी सेंटर के पास चली जाती है। सपोज करो इंडिया किसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, तो एट दैट टाइम हम जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, विधानसभा अपने अलग लॉ बना रही है, पार्लियामेंट अपने अलग लॉ बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम कर सकती है, वी कैन नॉट एक्चुअली बी श्योर कि इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ड्यूरिंग अ वॉर, मतलब विच इज एन इमरजेंसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लिप हो जाता है और उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर है दैट इज बेसिकली गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग ओनली दैट इमरजेंसी पावर। नॉर्मली नहीं हो पाएगा इमरजेंसी की सिचुएशंस में। सो हमारी जो फेडरल पॉलिटी है वो सेंट्रलाइज्ड या यूनिटरी सिस्टम हो जाती है अगर एक बार भी देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी पावर बिकम्स लॉफुली सेंट्रलाइज्ड। लॉफुली पार्लियामेंट अज्यूम्स द पावर ऑफ टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये तो हो गया। और कभी कभी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स ज्यादा है। अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में पावर डिवाइडेड है, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, बट even in normal circumstances the financial powers are more with the central government, so they have more power to raise taxes, they generate more money through the taxes, they also have the power to give money to the states, तो उसमें वो अपनी मर्जी से बेसिकली किसी को पैसे दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू सोर्सेज ज्यादा हैं, तो जनरली जितने भी राज्य होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं। सेकेंडली, इंडिया अडॉप्टेड प्लानिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस आफ्टर 1950। प्लानिंग का मतलब यह है कि देल बी सेंट्रल डिपार्टमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट का होगा वो कुछ पर्टिकुलर डिसाइड करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग पैसे जाएंगे। जैसे कि अभी प्लानिंग का एक 5 साल का प्लान बनाएंगे कि एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं, सो जितना भी बजट होगा उसमें फिर वो असाइन कर देंगे कि इतना पैसा एग्रीकल्चर पे जाएगा, ये इरीगेशन के लिए जाएगा। तो स्टेट्स का हैंड नहीं है इसके अंदर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप करनी है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है। सो उसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग जो है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग थी वो हो गई सेंट्रलाइज, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जगह से की जा सकती है, 50 जगह पे कैसे प्लानिंग करके करोगे। सो प्लानिंग कमीशन जो कि यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करता था वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करता था मशीनरी को और रिसोर्स मैनेज करता था स्टेट्स के। तो स्टेट्स को बता देता था वो कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, किस जगह पे करना है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज लोपसाइडेड ऑब्वियसली, क्योंकि ये पहले से ये हम बता भी रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है स्टेट से मनी के कॉन्टेक्स्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है जब उनको ग्रांट किसी को देने होते हैं तो कभी कभी वो डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है। इसके अलावा गवर्नर, अब हमारा जो गवर्नर होता है उसको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको रिमूव कर सकती है, लेकिन गवर्नर के पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट को हटाने की और वहां की स्टेट विधानसभा को डिसॉल्व करने की। इवन इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस गवर्नर के पास पावर होती है कि भाई वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए बिल को बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए, किसी पर्टिकुलर लॉ को वो डिले कर सकते हैं अगर चाहें तो। सेकेंड, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई लॉ बनाने की, जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, लेकिन व्हाट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो मेक्स वांट्स टू मेक अ लॉ ऑन इट, let's say hypothetically there is a situation like that, now this can also be done by the Rajya Sabha. So constitution clearly states कि executive power of the center are superior to the executive power of the states also. Furthermore central government जरूरत पड़ने पर instructions भी दे देता है state government को। आर्टिकल 257 में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को वायलेट ना करे, ना ही उसको इम्पीड करेगी किसी भी प्रकार से यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो यूनियन होती है वो स्टेट को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है अगर जरूरत पड़ता है तो। मतलब ऑल इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स डू हैव देयर ऑटोनॉमी, डू हैव देयर सेपरेट डिवीजन ऑफ पावर, but despite that there are some provisions in the constitution which basically puts them on the lower pedestal and gives more power to the central government. दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा यूनिक फीचर है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल की बजाय क्वासी फेडरल कहते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल कंप्लीटली ट्रूली फेडरल होते तो ये वाली चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, इमरजेंसी पावर वाली चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये राज्यसभा से जो स्टेट गवर्नमेंट के टॉपिक्स पे लॉ बनाया जा सकता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसको कहते हैं ट्रू फेडरलिज्म। बट हमारे पास ये है तो हेंस वी आर एक्चुअली कॉल्ड एज द क्वासी फेडरलिज्म। सेकेंड, इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये जो आईएएस और जो आईपीएस होते हैं ना, एक प्रकार से जो ये फेडरलिज्म का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है इसके अगेंस्ट होते हैं। दिस इज एंटाई फेडरलिज्म। ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये एंटाई फेडरलिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये इलीगल विलीगल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अलग है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है सेपरेशन,
स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है। दिस इज व्हाट द फेडरलिज्म इज। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज एम्प्लॉयज दोनों के हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या नाम है, रिपोर्ट उसकी उसको रिक्रूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एम्प्लॉय किसके हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट दे वर्क फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। सो काइंड ऑफ एंटाई फेडरलिज्म है, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, ये पूरे के पूरे देश की टेरिटरी के लिए कॉमन होते हैं। दे आर चोजन फॉर दीज टू सर्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो एक आईएएस ऑफिसर बिकम्स द कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर बिकम्स द कमिश्नर ऑफ द पुलिस। दे आर एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट ना डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, ना उनको रिमूव कर सकती है। कभी कभी जाए तो जरूरत पड़ने पर उनको बेसिकली ट्रांसफर जरूर कर सकती है, बस दैट इज इट। आर्टिकल 33 एंड 34 ये भी ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को कि दे कैन प्रोटेक्ट पर्सन इन सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन ड्यूरिंग द मार्शल लॉ टू मेंटेन और द रिस्टोर ऑर्डर। तो मतलब जब आर्मी से रिलेटेड कोई भी काम किया जाता है, तो अगर वो स्टेट के अगेंस्ट भी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए उनको इम्यूनिटी दिला सकती है। सो दिस बेसिकली गिव्स अ पावर, राइट? नाउ दीज थिंग्स विल ऑब्वियसली जनरेट सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंडियाज फेडरल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर सेंटर के अंदर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग पावर दे दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द रीजन्स, येट उसके बाद पावर ज्यादा मिली हुई है सेंटर को। अब एक बार अगर स्टेट की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, इट इज जनरली नेचुरली ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जाएगा कि स्टेट अपने उनके पास रोल और पावर भी मिले और कंट्री के अंदर भी मिले। दिस लीड्स टू द डिमांड्स फ्रॉम द स्टेट। अब क्या क्या स्टेट्स की डिमांड आई है यहां पर हम देखते हैं दो तरीके की। जैसे कुछ स्टेट्स नई, कुछ स्टेट्स के रीजन है जो नई स्टेट बनाना चाहते हैं। कुछ दो स्टेट्स के बीच में किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, कभी बॉर्डर से रिलेटेड, कभी रिवर से रिलेटेड। और कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ को नहीं मिले हुए हैं। सो दीज आर द थ्री हेडिंग्स दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट। दिस लीड्स टू द टेंशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशंस। सबसे पहले आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यार लास्ट में जाके है तो कागज ही ना, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है, पेपर है, कोई ह्यूमन एंटिटी या कोई डिवाइन एंटिटी तो नहीं है। एक्चुअल पॉलिटिक्स जो होते हैं उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा या नहीं करेगा। हेंस फेडरलिज्म जो है वो लार्ज एक्सटेंट पे पॉलिटिकल फोर्सेस के द्वारा इंपैक्ट करता है। इन 1950s और 1960s में जो जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके जो पॉलिटिक्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उसके बेसिस पे फेडरलिज्म डिसाइड हुआ। इट वाज द पीरियड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। तो स्टेट्स नई स्टेट फॉर्म करने के अलावा जनरली जो रिलेशंस थे वो क्वाइट नॉर्मल थे। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम पॉलिटिकल पार्टी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की होती थी, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी कांग्रेस की थी। तो जब दोनों सेम पॉलिटिकल पार्टी है तो बेसिकली किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जनरली स्पीकिंग नॉर्मल रहे हैं। स्टेट्स वर होपफुल कि उनको प्रोग्रेस मिलती रहेगी, ग्रांट इन एड उनको मिलते रहेंगे, एंड दैट इज इट। और थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी था क्योंकि देश एकदम नया नया आजाद हुआ था। बट 1960s के बाद कांग्रेस की डोमिनेंस धीरे धीरे कम होने लगी, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो राज्य सरकारें थी वो दूसरे नई नई पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाने लग गई। जैसे ही अपोजिशन पार्टीज पावर में आई, तब ग्रेटर पावर और ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए स्टेट्स को। तब वो डिमांड करने लगे कि हमको और चाहिए, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रूल करने लग गई सेंटर में और स्टेट में। तो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोटेस्ट करने लग गई कि ये बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्यों अननेसेसरली इंटरफियर कर रही है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज द सेम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो नोबडी बेसिकली पॉइंट्स अ फिंगर एट ईच, मतलब अपने आप को कैसे उंगली उठा के दिखाओगे। बट कांग्रेस टू वाज आल्सो नॉट गेटिंग वेरी कंफर्टेबल। नया नया भाई जो 15-20 साल से पावर है उसके सामने पहली बार चैलेंज आने लगा, अपोजिशन पार्टीज उनको क्वेश्चन करने लगी। तो ये पिक्यूलियर कॉन्टेक्स्ट जो था, इट गेव द बर्थ टू द डिस्कशन कि कितनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए फेडरल सिस्टम के पहले। फिर 1990s के बारे में बात करें, तब तक कांग्रेस का डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था और थोड़ा सा कोएलिशन का पॉलिटिक्स आ चुका था, जहां पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है तो जनरली स्पीकिंग मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक कोएलिशन फॉर्म करके बेसिकली गवर्नमेंट बनाते थे। इसमें स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी वहां पर भी नेशनल और रीजनल पावर्स पावर में आने लग गई। अब जैसे जैसे जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोएलिशन पॉलिटिक्स होंगी, कोएलिशन पार्टीज होंगी, उतनी ही ज्यादा पावर मिलेगी स्टेट्स को। क्योंकि जो रीजनल पार्टी है, जो महाराष्ट्र की पार्टी हो गई, कर्नाटका की होगी, तमिलनाडु की, अगर ये कुछ लोकसभा की सीटें जीत जाती है, फिर ये सपोर्ट करती है किसी दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, सो दे ऑल्सो गेट ए लेवरेज। एक प्रकार से कोएलिशन पार्टीज का मतलब ये होता है कि फेडरलिज्म काइंड ऑफ प्रमोट होता है उससे, और जो कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसकी वजह से स्टेट्स को लेवरेज मिल जाती है, स्टेट्स को कंसेशंस मिलते हैं थोड़े से ज्यादा। नाउ देयर हैव बीन डिमांड्स ऑफ द ऑटोनॉमी। बड़ी सारी सी स्टेट्स, बड़ी सारी सी पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करते हैं कि नई जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा सा भी जो हल्का फुल्का भी जो इंटरफेरेंस होता है ये भी कंप्लीटली हट जाना चाहिए और स्टेट्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। हाउएवर एज यूजुअल ऑटोनॉमी सबके लिए अलग अलग होती है।
सम डिमांड्स एक्सपेक्ट द डिवीजन ऑफ द पावर शुड बी चेंज्ड इन द फेवर ऑफ द स्टेट्स, और जो इंपॉर्टेंट पावर है वो स्टेट्स को दे देनी चाहिए। कुछ ये बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और स्टेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर दो। अनदर डिमांड इज दैट कि स्टेट्स को इंडिपेंडेंट रेवेन्यू और रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल दो, मतलब कि फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में उनको ऑटोनॉमी दो। In 1977, Left Front government in West Bengal brought out a document demanding a restructuring of the center-state relation in India. इसमें तमिलनाडु और पंजाब, इन्होंने भी बेसिकली इस बात को सपोर्ट किया कि स्टेट को फाइनेंशियल पावर ज़्यादा देनी चाहिए। देन द थर्ड एस्पेक्ट इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरे वाला फाइनेंशियल है, तीसरे वाला एडमिनिस्ट्रेटिव है, विच आर द थ्री एस्पेक्ट्स जो कि यहाँ पे याद करने ही थे। फोर्थली ऑटोनॉमी डिमांड्स, जो कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक इशूज से है। ठीक है, कोई खास इसमें खास बड़ी वाली बात नहीं, इस इज नॉट अ चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, जो ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी कम टू द रोल ऑफ द गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट रूल। व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट फेडरलिज्म, हमेशा याद रखना, फेडरलिज्म के बारे में जब भी बात करेंगे तो हमेशा गवर्नर के रोल के ऊपर बारे में बात जरूर करेंगे। रीजन बीइंग कि गवर्नर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को रन करता है। सो हेंस द फेडरलिज्म, हेंस वो बेसिकली जो दो अलग अलग एंटिटीज हैं उनके बीच में डिवीजन आती है। और ये गवर्नर का जो इशू है ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है 1970s के बाद। स्पेसिफिकली गवर्नर इलेक्ट नहीं किया जाता, एक तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। तो गवर्नर इलेक्ट नहीं होता, इट इज बेसिकली चोजन। रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनको गवर्नर बना दिया जाता है। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देखो यहाँ पे कभी कभी ये यूपीएससी में भी, एनसीईआरटी में और पॉलिटी की किताबों में भी ऐसा हो सकता है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ये मत सोचना कि द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर प्रीलिम्स में दो स्टेटमेंट लिखी हुई हो कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज द करेक्ट वन। यहाँ पे ये छोटी मोटी ट्रिक है कि ये जो किताबें हैं ये जनरली स्पीकिंग कभी कभी ये यूपीएससी के बिल्कुल मतलब वो 100% प्रिसीजन पे नहीं बनाई जाती है। एंड दिस इज वेयर समटाइम्स वी गो रॉन्ग कि दिस लाइन्स द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स ए वैलिड लाइन, ये लाइन सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये फैक्चुअली भी सही है, ऑब्जेक्टिवली भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है वो ये है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये टेक्निकल वर्ड है। अब यूपीएससी के साथ एक लिमिटेशन है कि व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन वो ये लेमैन वाली भाषा को यूज नहीं कर सकता है, उसको करना पड़ेगा ये जो टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशन वाली भाषा है। तो अब यहां पर ये छोटी छोटी, ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हर लाइन में हर चैप्टर में होगा। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक जो कि कभी कभी फंस सकती है कि इस चीज को यहां पे याद करके देख के जाओ, आप कहोगे कि गवर्नर इज, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो ये बेसिकली क्वेश्चन ड्रॉप ही होगा वैसे यूपीएससी का, बट नेवरदलेस। सो अगर कभी याद रखना, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर वो जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट प्रेसिडेंट होगी। अगर इसको आपको किताब, आपको मेंस में आंसर में लिखना है तो ये वैलिड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जनरली गवर्नर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो जो भी वो काम करता है वो बेसिकली एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और जनरली जब दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, सेंटर में कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तो ये जो प्रॉब्लम है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सरकारिया कमीशन ये 1983 में अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसने 5 साल बाद 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका पर्पस था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस को एनालाइज करो और कुछ सजेशंस दो कि आपको इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। नाउ ही एग्जामिन्ड द इश्यूज रिलेटिंग टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस। इन्होंने रेकमेंड किया था, सरकारिया कमीशन ने, कि जो गवर्नर है जब भी उसको अपॉइंट करो ना वो नॉन पार्टीसन बंदा होना चाहिए। नॉन पार्टीसन का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे उसकी पुरानी हिस्ट्री होगी, जो पुरानी उसकी जो भी सर्विस रिकॉर्ड है उसको चेक कीजिए, उसमें कोई वो इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी का दोस्त वोस्त यार वार कोई उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ही शुड बी ए नॉन पार्टीशन पर्सन। पावर्स एंड द रोल ऑफ गवर्नर बिकम कंट्रोवर्शियल। फिर वन मोर रीजन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 356 क्या कहता है कि किसी राज्य के अंदर वहां की गवर्नमेंट को सस्पेंड करके प्रेसिडेंट का रूल लगाया जा सकता है अगर उस राज्य की जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो अब उस राज्य की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ये बात बताता कौन है, इसकी रिपोर्ट कौन बनाएगा? इसकी रिपोर्ट बनाता है गवर्नर। दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट इमरजेंसी। तो दिस प्रोविजन इज अप्लाइड जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, राज्य की जो सरकारें हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाए।
तो अगर कोई है भाई, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो अब क्या किया जाए, कि क्या टूल यूज किया जाएगा इसको सही करने के लिए? तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो एक रिपोर्ट लिख के भेज देंगे प्रेसिडेंट को कि सर इस वाले सरकार की, हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश की विधानसभा और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड कर सकता है। तो ये दोनों हो जाएंगे सस्पेंड। तो प्रेसिडेंट अब उसको डायरेक्टली रन करेंगे पूरे के पूरे स्टेट को, टिल द टाइम नया इलेक्शन ना हो जाए या फिर बेसिकली नई सरकार ना बन जाए, या जो सॉल्यूशन जो इशू था वो सॉल्व ना हो जाए। सो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा टेक ओवर कर लिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। जनरली ऐसा तब होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट एक डिक्लेरेशन देते हैं, प्रोक्लेम कर देते हैं, पार्लियामेंट भी बेसिकली उसको अप्रूव करता है, और 6-6 महीने के बाद उसको, हर 6 महीने के बाद उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके प्रेसिडेंट रूल को हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो यानी एक स्टेट के में किसी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का अगर रूल हो तो उसको हटा के लगातार 3 साल तक प्रेसिडेंट उसको रन कर सकते हैं। गवर्नर के पास पावर होती है टू रेकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, मतलब कि विधानसभा को डिसॉल्व करना है या डिसमिस करना है, और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको डिसमिस कर सकते हैं, उसकी जो पावर है वो गवर्नर के पास होती है। मतलब ही विल रेकमेंड इट टू द प्रेसिडेंट एंड देन द प्रेसिडेंट विल डू इट। ही डज नॉट हैव द पावर, द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर, ही विल रेकमेंड इट। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने का। कुछ स्टेट गवर्नमेंट तब भी डिसमिस की गई है जब लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी थी। केरला में 1959 में हुआ था, 1967 के बाद ऐसा बहुत बार हो चुका है। कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट भी बेसिकली गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि यार हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो चेक कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने के लिए। पहले तो ये ऐसा था कि इसको कोई भी कर ही देता था, रैंडमली कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं पर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है तो वी विल चेक दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इट। ये डिसीजन जो है वो एक्चुअली में सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए या नहीं। नाउ 1967 से पहले तो ये आर्टिकल यूज नहीं होता था ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सरकारें चल रही है ना दोनों स्टेट में। हाँ, उसके बाद नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जब कांग्रेस सेंटर में पावर थी, कई बार ये यूज़ किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में 1980s में कई बार गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। सो दिस इज द प्रॉब्लम, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इशू जो कि कॉन्स्टेंटली रहता ही है। देन द डिमांड्स फॉर द न्यू स्टेट्स। अदर डायमेंशन ऑफ द टेंशन इन आवर फेडरल सिस्टम हैज बीन डिमांड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। अब ये जो नेशनल मूवमेंट है हैज नॉट ओनली क्रिएटेड अ पैन इंडियन नेशनल यूनिटी, इट इज़ ऑल्सो जनरेटेड डिस्टिंक्ट यूनिटी अराउंड अ कॉमन लैंग्वेज, रीजन, कल्चर। अब हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी वो डेमोक्रेसी की भी मूवमेंट थी। तो इस कोर्स में ऐसा कोशिश किया गया कि जितनी भी कोशिश की जाएगी, स्टेट्स की अपनी खुद की कॉमन कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो 1950s के बाद इट लेड टू द डिमांड्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। उन्होंने रेकमेंड किया कि जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बना देने चाहिए, बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक। और इसके बेसिस पे ये जो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसका नाम था फजल अली कमीशन। उस समय बहुत डिमांड्स आ रही थी देश के अंदर कि नए राज्य बनाए जाएं अपनी अपनी भाषा के आधार पर, कि भाई एक भाषा के लोग जिस भी एरिया में रहते हैं उन सबको इकट्ठे करके एक उनका राज्य बना दिया जाए। सो उसको डिस्कस करने के लिए, उसके ऊपर सॉल्यूशन लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, अंडर दी ऑल्सो कॉल्ड एज द फजल अली कमीशन। तो इन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में, 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने सजेस्ट किया कि कर देना चाहिए, अच्छा रहेगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, दुख की बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा रहेगा, फायदे की चीज़ है। उसके बेसिस पे 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी स्टेट्स की। और तब अब हमारे पास लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, गुजराती भाषियों के लिए गुजराती, मराठी भाषियों के लिए मराठी, फिर पंजाब के लिए पंजाब का एक अलग बना दिया, वरना ये दोनों पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही बॉम्बे स्टेट में हुआ करते थे, फिर अलग करके दो हुए 1960 में। फिर पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया, पंजाबी बोलने वाले अलग, हिंदी बोलने वाले अलग। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स भी रीऑर्गेनाइज किए गए, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके। तो ये पूरा का पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर है जिसको हम करेंगे। 2000 में और बड़े सारे से जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, दे वर फर्दर डिवाइडेड टू मीट द डिमांड्स ऑफ ए सेपरेट स्टेट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों को इकट्ठे बैक टू बैक एक एक हफ्ते में डिवाइड किया गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक्स्ट्रा एक बाइफरकेट किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, और बिहार और झारखंड के अंदर 2 राज्यों में बाइफरकेट कर दिया गया। 2014 में अभी लेटेस्ट हुआ है, एक आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट को बाइफरकेट किया गया है। एंड इन सम रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप स्टिल स्ट्रगलिंग। अभी भी ये जो डिमांड है अलग अलग स्टेट्स की, वो बढ़ती है, वो बनती रहती है धीरे धीरे। तो जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, वो कॉन्स्टेंटली रेगुलरली धीरे धीरे चेंज होता रहता है। दिस इज व्हाट इट इज मोर और लेस। इसके अलावा इसमें क्योंकि एनसीईआरटी है तो इसमें एक जम्मू एंड कश्मीर वाला भी सेक्शन दिया हुआ है, जो कि हमें बेसिकली इस समय करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कल हम चैप्टर 8 करेंगे, एंड चैप्टर 8 है
दैट वुड विल डू टुमारो। अभी आज 5 बजे मैंने एक क्या नाम है, माधव उपाध्याय जी है, उनका वीडियो डाला था यार मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए। तो ही इज़ दी सर्विंग आईपीएस राइट नाउ, ठीक है, रैंक 148 आई है उसकी। वो लिटरली वल्लभ भाई अकेडमी से है इस समय। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ जो एक्चुअली में ट्रू, जो सबसे ऑथेंटिक गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड की जाए। हु बेटर टू एक्चुअली टेल यू द पर्सन हु हैज बेसिकली क्लियर द एग्जाम। तो एक आईपीएस से बेहतर बेसिकली इस समय आपको कोई बता भी नहीं सकता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेंस कैसे करना है, किताबें कैसे पढ़नी है, क्या क्या स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी के लिए वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा था तो 5 बजे ही मैंने वो वीडियो डाला था। यू कैन गो ऑन द चैनल एंड चेक इट, ठीक है, माधव का है वो। इज़ वेरी गुड, वो बहुत मतलब क्या नाम है, एकदम सटीक चीज़ें बताता है। और मतलब द थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू लिसन टू हिम केयरफुली यू वुड बी एबल टू गेट अ बेनिफिट ऑफ इट। मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में, राइट। बहुत कम मौका मिलता है कि भाई हमें जो लोग एक्चुअली में सर्व कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो बेसिकली गाइड कर सकें। सो दिस इज़ डेफिनेटली फॉर यू। कल करते हैं चैप्टर 8। टिल देन हैव